अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना ख्याबान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, स्पीकर सरदार अयाज सादिक की काविशों के बायस जो मुज़ाकराती टीम है उनको मुलाकात अडियाला जेल में बानी पीटीआई से करने की इजाज़त मिल गई और आज बाकायदा तौर पर मुलाकात भी हुई और मुज़ाकराती कमेटी ने जो मुलाकात बानी पीटीआई से की है उसमें 1-on-1 मीटिंग अली अमीन गंडापुर साहब की भी हुई है और जो हामिद रज़ा खान साहब हैं उन्होंने उनकी जानिब से जो कहा गया है मीडिया टॉक में वो यही है कि हर सूरत हम हुकूमत के सामने यही शर्त रखते हैं, मुतालबा रखते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन नहीं बनता है तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते हैं। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल ये है कि डेडलाइन 31 जनवरी ही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बार फिर से अनाउंस कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत मानेगी या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले तो हुकूमत ये कह रही थी कि 8 लोगों की इकट्ठी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि जेल मैनुअल इजाज़त नहीं देता। तो जेल मैनुअल के तहत मुलाकात रोकी हुई है। आज इतवार वाले दिन मुलाकात करा और कह रहे रात 2 बजे हमें अनाउंस किया कि कल जाएंगे आप मुलाकात के कि आपको जी आपकी कल दोपहर 2 बजे इतवार वाले दिन मुलाकात करा दी। अब दो बातें हैं। एक तो यहाँ तो हुकूमत ने ये सोचा कि अगर हम मुलाकात नहीं कराएंगे और मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आ जाएगी कि आपने मुलाकात नहीं करवाई, लिहाजा मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अगर आप मुलाकात करा देते तो कोई लचक हो जाती है, हम जाके बात करते, कोई लचक की बात करते, कोई खान को मनाने की बात करते, तो आपने मुलाकात नहीं कराई ना तो बड़े नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि मुज़ाकरात नाकाम होने तो हैं ही, तो ऑप्टिक्स के लिए मुलाकात करा दी जाए ताकि कल को ये ना कहा जाए कि अगर मुलाकात करा देते तो मुज़ाकरात नाकाम ना होते। एक तो सूरत हाल ये हो सकती है। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि जी वाकई को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है जिसके लिए इतवार वाले दिन जेलें खुल गई हैं। एक दफा 7 बजे भी आज़ादी के लिए जेल खुला था। अब जब इतवार वाले दिन जेलें खुल गई हैं तो फिर क्या मुस्तकिल जेलें खुल रही हैं? देखिए, दो ही बातें हो सकती हैं। जो रोकी गई थी मुलाकातें, क्या हम आज अपने प्रोग्राम में इन दोनों सिनेरियोस पर बात करेंगे, लेकिन बाहर निकल के हामिद रजा साहब ने क्या कहा और जो हुकूमती साइड से क्या है वो पहले सुन लें, फिर इसको एनालाइज करते हैं कि इतवार वाले दिन जो जेल खोली गई है वो कहते हैं कि जेल का दरवाज़ा खुला है और इन सब को बड़े अंदर वीआईपी तरीके से लेके जाया गया है। गंडापुर साहब की मुलाकात भी नहीं हो रही थी, वो भी करा दी गई है। 2 घंटे गंडापुर साहब की मुलाकात हुई। तो मेरा मतलब इतवार वाले दिन कराई गई। तो क्या है, पहले निकल के कहा क्या इन लोगों? जी, साहबजादा हामिद रजा ने निकल के कहा क्या है? उन्होंने कंट्रोल्ड मीटिंग के हवाले से बात किया कि आज बानी पीटीआई से कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात कराई गई है। मजीद उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए। हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएं और अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, ये 2 हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे और उसके अंदर असीरान उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। मुतालबा उस वक्त भी वही था, मुतालबा आज भी यही है। जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से तहकीकात। ठीक है, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी खास जज की बात तो नहीं करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल किसी जज पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। मतलब कि हुकूमत सीरियस ही नहीं है? नहीं, मतलब इसका मतलब पीटीआई में कोई लचक नहीं। आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, इसका मतलब है कि आप इसके अलावा बात करें। नहीं, फर्ज कर लेना, फिर एजेंडा तो ब्रॉडर होता है ना। अगर आप कहें कि सिर्फ इस पर बात करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मैं घर जा रहा हूँ। हुकूमत कहती है हमने नहीं करनी, वो कहते हैं हमने इसी पे बात करनी। फिर देखे ना, फिर तो डिक्टेशन है ना। आपने मेरी बात माननी है तो ठीक है, नहीं माननी तो फिर खत्म। ये तो पीटीआई डिक्टेट करना चाह रही है ना। मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे। आपने पीटीआई की शर्त में बात करनी है तो कर ले, नहीं करनी तो घर जाए, तो घर जाए। ठीक है ना। मुझे जो नजर है, आप देखें ना, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है। गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि यहाँ तो वो 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाते, यहाँ के हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो हमारी तरफ से छुट्टी। तो अब अगर तीसरा राउंड होना है तो फिर उसमें तो फिर क्या मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान होना है? बड़ा सवाल है। अच्छा, अगर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान होना है, फिर आज वाली मुलाकात तो ऑप्टिक्स के लिए थी ना।
आपने सिर्फ एक ऑप्टिक सेट किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जिम्मेदारी हम पर ना आ जाए, मुज़ाकरात तो नाकाम होने ही होने हैं। तो अगर आप मुलाकात नहीं कराएंगे तो ये कहेंगे अगर आप मुलाकात करा देते तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाना था, हमने तो बड़ा ब्रेक थ्रू कर लेना था। अच्छा, मुलाकात पहले रोकी क्यों गई? पहले इस पर रोशनी डाल लें। और आज अगर मुलाकात कराई भी गई है तो कंट्रोल्ड माहौल में कराई गई है, क्यों? कंट्रोल्ड माहौल क्या होता है? मेरा मतलब उनको जेल के अंदर ही मुलाकात करानी है, जेल सारी कंट्रोल्ड है। कोई जेल से निकाल के उनको कोई किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में तो मुलाकात कराई नहीं जा सकती। हो सकता है ये बात कहें, फजूल बात है ना, कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात कराई भी। आपकी जेल में मुलाकात, जेल सारी कंट्रोल्ड है। आपके लिए क्या करें? जेल से उनको निकाल कर उनको साहबजादा हामिद रजा साहब के घर ले जाते, वहाँ मुलाकात कराते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो एक फजूल बात है जी, कंट्रोल्ड। हमने कहा था कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, जेल है, कंट्रोल्ड ही होगा। हर कहती रियासत तन्हाई में मुलाकात होती, कुछ वो बात होती, तन्हाई में ही कराई होगी। और क्या उधर को मेरे वाले 5 ये लोग बैठे हुए थे और खान साहब बैठे हुए थे, एक आधा सिपाही अर्दली तो होगा ना वहाँ कि वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा मतलब कंट्रोल्ड माहौल क्या था वहाँ? उन्होंने बंदूकें तानी हुई थी। नहीं आप मेरी बात समझे ना, एक कमरा होगा उसमें उन्होंने मिलवा दिया होगा। पहले गंडापुर साहब 2 घंटे मिले हैं। अच्छा, मजे की बात है, खामोशी है कि गंडापुर मुकम्मल खामोश है कि क्या क्या बात हुई? 2 घंटे। अच्छा, मैंने कोई बड़ा पैगाम लेके पीटीआई नहीं, मैंने कोई ट्रॉल्स के ट्वीट्स देखे हैं पीटीआई के। क्या वो कहते हैं गंडापुर को आज डांट पड़नी थी। वो कहते हैं आज गंडापुर की डांट का दिन था। बाकी लोग भी मौजूद थे, अगर इस तरह की बात होती तो वो क्लियर करते ना। 2 घंटे तो 1-on-1 हुई है। वो कहते हैं उसमें डांट का दिन था, इसलिए उसमें डांट। आप देखें जो बाद में टॉक हुई है उसमें भी गंडापुर नहीं खड़े थे। वो वैसे यूजुअली कम ही बात करते हैं, जब भी अडयाला यूजुअली तो बहुत ज्यादा बात करते हैं। नहीं, कई दफा जेल से निकल के उन्होंने बात की है। या तो वो अकेले बात करते हैं, इनको जरा लो लेवल का लीडरशिप समझते हैं, इनके साथ खड़े होकर बात नहीं करते हैं। सीएम केपी है तो फिर देखें ना, अंदाज तो है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आज की ये मुलाकात है ये एहतमाम हुज्जत ख़त्म करने के लिए था। आपने एक और बात नोटिस की है? हामिद रजा साहब ने कहा कि हमें पता है कल का फैसला क्या आने वाला है। कल देखो, वो तो सबको पता है। नजरें कल के फैसले पे टिकी है। नहीं, वो तो सबको पता है। मेरा मतलब है कि देखें, गवर्नमेंट ने 2 काम किए हुए थे। गवर्नमेंट ने किए हुए थे, या जैसे भी हम कह लें, गवर्नमेंट कह रहे हैं तो गलत होगा, तो इन्हें अदालत लग जाएगी। एक जज साहब फैसला नहीं सुना रहे थे, एक मुलाकात नहीं हो रही थी। मुझे लगता है मुलाकात भी हो गई और फैसला भी आ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे कल। उन्होंने सोचा कल मुलाकात, मैं सजा के बाद मुलाकात कराए थे तो कहते उसका क्या फायदा, सजा से पहले करा दी, अब बाद में कल सजा भी सुना देंगे, तो ऐसी कौन सी बात है। वैसे बड़े शहर में ना बेट लग रही है 10 साल के 14 साल, 10 साल के 14 साल। वो पहले भी सुनाई गई है, इद्दत में निकाह का केस हो या तोशा खाना का केस हो, लेकिन हवा में उड़ गए ना। तो हो सकता है कि इस केस में भी कुछ ही दिनों में दोबारा से यही फैसला आ जाए। केसेस खत्म नहीं हुए, उनकी अपीलें अभी सुप्रीम कोर्ट में जानी हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील में ख़त्म हुए हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाए। देखिए, बहुत सारी सजाएं जो हैं वो ट्रायल कोर्ट से सजा होती है, हाई कोर्ट से ख़त्म होती है, सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाती है। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि वो केस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सजाएं ख़त्म की हैं, गवर्नमेंट के पास अपील का राइट है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से सजाएं बहाल हो जाएं, लेकिन अभी कल तो सजा हो रही है ना दोबारा। ज्यादा काम तो यही है। शेख वकास साहब कह रहे हैं कि अल कादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साइफर केसेस की तरह है, मुल्क के अदालती निजाम का मजाक उड़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। चलिए, ये तो अब देखें ना जी, 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में आना चाहिए था, आपने क्यों एक प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे उसी के जुर्माने में जमा कराए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मतलब उन्होंने गलत किया। आपको एक नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे दिए हैं, आप उसी के जुर्माने में वो जमा करा रहे हैं। लेकिन बेनिफिशियरी कौन रहा? तो कहते हैं कि नहीं है, बेनिफिशियरी मलक रियाद रहा भाई, बेनिफिशियरी मलक रियाद रहा, जिसको 460 अरब रुपए का, जिसको 190 मिलियन पाउंड का फायदा हुआ। आपने बतौर हुक्मरान एक आदमी को नाजायज फायदा दिया, आप फिर भी कसूरवार। वो कहते चैरिटी डील है। नहीं, आप मेरी बात नहीं, उनका नेशनल क्राइम एजेंसी ने इलीगल पैसा पकड़ा, आपने बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाते कि आप ये पैसा नाजायज तौर पर लंदन कैसे लेके गए, हमें लंदन यूके गवर्नमेंट ने वापस किया है, आपने एक उन्हें एनआरओ दिया, दूसरा पैसा भी वापस किया। मलिक रियाज साहब के खिलाफ लंबी चार्जशीट निकल आएगी अगर उनकी करप्शन की दास्तानें खोली जाएं। ये है कि आपको उनसे जमीन लेने की क्या जरूरत है? मतलब आप नेकी देखें, मेरी बात सुने,
कब्जे की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। किसी आप ड्रग डीलर से चंदा लेकर आप लेंगे, देखिए ये आप किसी ड्रग डीलर से ये निहायत गलत बात है कि जिस आदमी को आपने कोई बतौर हुक्मरान मुफाद दिया है, आप जवाब में उससे कोई ज़मीन लेके यूनिवर्सिटी भी बनाएं। क्यों बनाई आपने? आपको नहीं चाहिए था, आप उससे यूनिवर्सिटी के लिए भी जगह लेते। गलत आदमी है ना, उसके पैसे आपने पकड़े हैं, आप उसको एक फेवर दे रहे हैं, उस फेवर के जवाब में क्यों ज़मीन ले रहे हैं, तो गलत है। लेकिन बहरहाल अभी हम मुज़ाकरात पर बात कर रहे थे, तो फैसल वाडा साहब ने भी कोई बात की, आप बात को डाइवर्ट कर देती हैं। हमने 190 मिलियन पाउंड तो दूसरे सेगमेंट में रखा हुआ था, आप अभी शुरू हो गई उसके ऊपर। लेकिन बहरहाल वो फैसल वाडा साहब ने क्या बात की वो कर ले। चले, फैसल वाडा साहब ने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे थे वो भी सुनाते हैं जी। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कशकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया उन्होंने पीटीआई ने। जुर्म की सजा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इतला दे दी, ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहां तक आपने 20 जनवरी की पीटीआई तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी खत्म हो जाएगी, और वो भी उनका ट्रम्प कार्ड अब ट्रम्प कार्ड नहीं रहा। और आपने ये देख लिया है कि जो तसलसल से बयान आ रहे थे वो काफी हद तक थम गए, और क्या कहते हैं, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर पीटीआई बिफोर 20th जनवरी एंड विल बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान बिफोर 20th of January। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ है तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए मेरे ख्याल में दो बातें आज फैसल वाडा साहब ने की। एक तो उन्होंने कहा कोई बैक चैनल मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, हाँ क्लियर किया उन्होंने। अच्छा, ये काफ़ी चीज़ों, एक तो बहुत हाइप बनी बैक चैनल मुज़ाकरात की पहले, और लोगों कई जगह तो कहा जी कि फ़लाँ इस्टेब्लिशमेंट का कोर कमांडर जो है वो बुशरा बीबी को पेशावर में मिला है। इस तरह की ऐसी हाइप बनाई सोशल मीडिया पे कि लोगों ने कहा शायद पता नहीं कोई बात हो ही रही है। बड़े सेंसिबल लोगों ने कहा कि इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते और बैक चैनल इस तरह नहीं चलता। लेकिन एक पीटीआई वालों ने भी कहा कि हवा के रुख बदल गए हैं। आपको पता है सामज़ादा हामिद रज़ा साहब ने भी कहा कि अब तो हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए हैं, कि माहौल बनाया उन्होंने कि जी बदल गई है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है। ये जो मुज़ाकरात हैं ये तो सिर्फ आई वॉश हैं जो सामने दिखाई जा रहे हैं, असल मुज़ाकरात तो पीछे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बुशरा बीबी लीड कर रही है। अच्छा नहीं ना, मेरा ख्याल है अव्वल तो वो हो ही नहीं रहे थे, अगर फैसल वाडा पे रखें, अगर हो गए तो वो भी नाकाम हो गए। अच्छा, दो तरह मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरी राय है कि वो हो ही नहीं रहे थे, देयर वर नो बैक चैनल। ये एक सिर्फ पीटीआई अपने जो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही थी उनको जस्टिफाई करने के लिए कि कल तक वो ये कह रहे थे कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कल तक कह रहे थे कि हम इस हुकूमत को हुकूमत नहीं मानते, तो अब किस मुंह से इस हुकूमत के साथ टेबल पे बैठे। तो लिहाजा एक प्लान ये किया कि हम इनके साथ बैठेंगे और साथ सोशल मीडिया पर मुहिम बनाएंगे कि असल मुज़ाकरात पीछे हो रहे हैं, ये असल मुज़ाकरात नहीं है। आप मेरी बात समझे। मुझे ये लगा कि एक पीटीआई ने एक कैंपेन, स्ट्रेटेजिकल कैंपेन बनाई कि जी हम चूँकि गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे तो लोग हमें कहेंगे कल तक तो आप इनके साथ बैठने को तैयार ही नहीं थे, आज किस मुँह से इनके साथ बैठ रहे हैं। लिहाजा एक कैंपेन बनाई जाए कि असल मुज़ाकरात तो पीछे हो रहे हैं, असल मुज़ाकरात तो पीछे हो रहे हैं, असल बैक चैनल में बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी बात हो रही है, ये तो सब अहमी दिखाने के लिए है। मेरे ख्याल में वो अब चूँकि उन्हें नज़र आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाने हैं और उसकी नाकामी का ऐलान हो जाना है, तो लिहाजा बैक चैनल की मुज़ाकरात की नाकामी का भी ऐलान हो जाना है। तो लिहाजा पीटीआई ने खुद भी क्लैरिफाई करना शुरू कर दिया कि बुशरा बीबी का किसी से कोई रब्ता नहीं। पहले 15 दिन 20 दिन इंजॉय करते रहे, इसको हाइप बनाते रहे, फिर 20 दिन बाद इसको अब क्लैरिफाई करने की पोजीशन में आ गए हैं। और उस क्लैरिफिकेशन के नतीजे में अब उन्होंने ये किया है कि कहा है कि कोई बैक चैनल, फैसल वाडा भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो फैसल वाडा ने बात की है वो हम अगले ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कि अब जो अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उम्मीदें तो फिर ट्रंप पर है ना, वो क्या सिनेरियो है कि आप 20 जनवरी के बाद क्या होगा। ट्रंप कार्ड की भी हवा निकलने वाली है। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं जी। लेकिन ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात फैसल वाडा की हो रही है जिन्होंने आज बड़े अहम इंकशाफात भी किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमरान खान की जान के दुश्मन तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं, उनके रिश्तेदारी हैं,
मुज़म्मिल साहब, पुरानी बातें, ये बात वो 150 दफ़ा कह चुकी हैं। इस बात में आपको खबर तो नहीं रह गई, हर वक्त ही वो ये कहते हैं 4 आस्तीन के सांप, ये वो, ये कोई नई तलाक की बातें भी करते हैं, तलाक ले ले, ये कोई नई बात तो नहीं है ना कि हम नाजरीन को इस पर बात करें। नाजरीन भी कहेंगे पुरानी बातें लेके हमारे साथ बैठ जाते हैं। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जो नई बात उन्होंने आज की है वो ट्रंप इंतजामिया के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी बैक चैनल डिप्लोमेसी कामयाब हो गई है और जो पीटीआई ने ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई थी वो पूरी नहीं होंगी। ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेगा, बल्कि बकौल फैसल वाडा के कि अगले चंद दिनों में 20 जनवरी ऐसे बयानात आएंगे वहाँ से जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के लिए खुश आइंद होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सब बातें तो अपनी जगह थी, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, ये हो गया, वो हमें पता है फैसल वाडा साहब का। टेक्निकल बात, वो 3 हफ्ते के दौरे के बाद मुल्क से बाहर से आए और उनका ये मौक़िफ़ है कि जी जो आप लोगों, एक तो वो कह रहे हैं कि बयानात सोशल मीडिया के बयानात आने रुक गए हैं। वो रिचर्ड गर्नेल वगैरह की ज़रा ट्विटर आज के, वैसे तो लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, वो सारे गम में हैं इस वक्त, अरबों सबके घर जल गए हैं, तो उनके पास ऐसे में इमरान खान के लिए वक्त नहीं है। बल्कि वो रिचर्ड गर्नेल साहब ने शट अप कॉल भी दी है उन लोगों को जो पीटीआई के लोग उनको टैग कर रहे थे, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने शहबाज गिल को अनफॉलो भी कर दिया। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इस वक्त फैसल वाडा ये नवीद सुना रहे हैं कि जी कोई गवर्नमेंट की और आर्मी चीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की ट्रंप इंतज़ामिया से बात हो गई है। हाँ। और वहाँ से पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बयान आएंगे और जो उम्मीदें पीटीआई ने लगाई हैं कि रिहाई, ट्रंप आएगा तो हमें रिहा कराएगा, ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, वो पूरी नहीं होने जा रही, बल्कि उससे उल्ट होने जा रहा है। अब ये वाडा साहब का क्लेम है, मेरे पास इसकी तस्दीक की कोई खबर नहीं है, मेरा ट्रंप इंतज़ामिया से कोई ख़ास ताल्लुक भी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ ये फैसल वाडा साहब की खबर है। जो चंद दिनों में पता चल जाएगा, आने वाला कुछ दिन आने वाले दिनों में पता लग जाएगा जी। अभी तक हलफ बर्दारी का दावतनामा नहीं आया बानी पीटीआई का, जिसकी भी बड़ी बात थी कि वो आ जाएगा। वो तो जी पहले तो बात यहाँ से शुरू हुई थी ना कि ट्रंप अपनी हलफ बर्दारी में बुलाएगा और फिर अडियाला से हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो सीधा वाशिंगटन लेके उतारेगा और अमेरिकी आके उनको लेके जाएंगे कि इनके बगैर तो हलफ बर्दारी होनी ही नहीं है, पहले इनको रिहा करें, हमारी हलफ बर्दारी रुकी हुई है, हमारा सदर हलफ लेने को तैयार नहीं है। तो वो सारा सिनेरियो भी हमने देखा है और अब ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐलान है, हम समझ लें फैसल वाडा साहब ने जो किया है कि सत्ते खैर हैं साड़ी गल होगी। और जो वो कह रहे हैं, खबरें उड़ा रहे हैं कि हम ट्रंप की बेटी और दामाद के तवसत से हालात नॉर्मल कर लेंगे और ट्रंप से कहेंगे कि खान की रिहाई करा दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक कुछ कहा गया हो, उसको रिलीफ दी जाए। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो चुकी है 20 जनवरी के बाद, जो है जब ट्रंप साहब जो है वो हल्फ लेंगे। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेशनल हेयरिंग्स का एक जाली किस्म का जो है ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं, उसमें ये कांग्रेस हेयरिंग जाली वहाँ हो सकता है, मतलब अमेरिका सुपर पावर नहीं। देखिए उनका ये मौक़िफ़ है कि कांग्रेस की हेयरिंग वैसे तो कांग्रेस की बिल्डिंग में होती है, जैसे हमारी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के इजलास या सेनेट की कायमा कमेटियों के इजलास सेनेट और कौमी असम्बली की बिल्डिंग में होते हैं और ऑफिशियल इजलास होते हैं, कन्वीन होते हैं, मेंबर्स मौजूद हैं। अगर वो किसी प्राइवेट जगह पे हों तो फिर उसकी कोई, हमारे यहाँ तो स्पीकर की स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ती है और सारा कुछ है, वहाँ भी कोई तरीका होगा। ख्वाजा आसिफ साहब का ये मौक़िफ़ है कि जो पीटीआई किसी कांग्रेस हेयरिंग की बात कर रही है कि ह्यूमन राइट्स के इशू पे कांग्रेस ने हेयरिंग कर रही है, वो कह रहे हैं वो हेयरिंग्स कांग्रेस की लेजिटिमेट हेयरिंग्स नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस की बिल्डिंग में नहीं हो रही हैं, वो एक प्राइवेट जगह पे जगह लेकर तो आप हेयरिंग का ड्रामा कर रहे हैं कि पीटीआई वाले अपनी बात कुछ कांग्रेसमैन को सुनाएंगे और उसको हेयरिंग का
तासुर देंगे, कहेंगे कि ये हेयरिंग थी, हालांकि वो हेयरिंग नहीं थी। मतलब अगर आपके 4-6 कांग्रेसमैन वाकफ़ हैं तो आप उन 4-6 कांग्रेसमैनों को बिठा के अपनी बात सुनाएंगे और कहेंगे कि ये हेयरिंग हो रही थी। ख्वाजा साहब का मौक़िफ़ है कि चूँकि वो एक किराए की जगह पे हो रही है और वो एक ड्रामा है, वो ऑफिशियल कांग्रेस की हेयरिंग नहीं है, उसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक मेलाइन प्रोपेगेंडा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ है। बाकी उन्होंने भी ट्रंप के आने की बात की कि 20 जनवरी को ट्रंप आ रहा है तो ट्रंप के आने के बाद करेंगे। देखें ना, पीटीआई ने भी 31 जनवरी की डेडलाइन रखी हुई है। सब कह रहे हैं कि 20 जनवरी के तनाजुर में 31 जनवरी की डेडलाइन रखी गई है। 31 जनवरी की डेडलाइन का 20 जनवरी के ट्रंप के आने से बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कल वाला फैसला है आएगा, जो अगर तो बानी पीटीआई बरी हो जाते हैं तो फिर तो हम कहेंगे कि मेरा मतलब हवाएं बदल गई हैं। और अगर कल कोई मैक्सिमम सज़ा हो जाती है 10 साल या 14 साल, तो फिर तो कोई हवाएं नहीं बदली और इसी की तरफ इशारा की सज़ाएं हो रही। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई आज स्पीकर के ऑफिस से कहा गया है कि अगर आपने मीटिंग बुलानी है और अगर आपका स्पीकर से रब्ता नहीं हो रहा तो आप स्पीकर ऑफिस को बता दें। तो अब अगर जो तीसरा इजलास होगा, अगर हुकूमत उसमें ये कैटेगोरिकली नो कर देती है कि हमने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना या बनाना है, तो उसके TORs क्या होंगे? फर्ज कर लें मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट ये भी कह दे कि हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो फड्डा TORs पे हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे TORs बनाना चाहेगी जिसमें पीटीआई को फिक्स किया जा सके और पीटीआई के ऐसे TORs चाहेगी जिसमें से गवर्नमेंट को फिक्स किया जा सके। तो मुझे ये लगता है कि अगर कहीं जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट ये कहे कि अच्छा जी 9 मई पे तो नहीं बनाते लेकिन 26 नवंबर पे बना देते हैं, ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन पर कोई मुआहदा हो भी सकता है, लेकिन उसके भी TORs पर दोनों का एग्री करना बहुत मुश्किल होगा। गोली किसने चलाई, पहले गोली किसने चलाई, असला किसके पास था, बंदे जो मरे वो हुकूमत ने मारे या कुछ ने मारे, तो मुझे लगता है उसका भी कोई इतना आसान काम नहीं होगा कि आप 26 नवंबर पर भी कोई जुडिशल कमीशन बना के उसके TORs पर बनाएं। लेकिन ज़्यादा बड़ा दिन कल का 190 मिलियन पाउंड का है, जिस पर नजरें टिकी हैं, उस पर टिकी हैं। उसमें क्या बुशरा बीबी को भी सज़ा होने जा रही है, वो कल फैसला सुनने अदालत जो आएंगी या वो कल अपनी गिरफ्तारी, देखें पहले उन्हें सज़ा हुई थी, वो उसके बाद गिरफ्तारी देने खुद जेल पहुंच गई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने और जेल जाके बैठ गई थी, बल्कि अनएक्सपेक्टेड था कि उन्होंने बेल भी अप्लाई नहीं की, फैसला भी नहीं, उन्होंने सीधा जाके खुद को सरेंडर किया था। क्या इस बार वो चूँकि KP में बैठी हैं, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी ज़रा मुश्किल है, क्या सज़ा होने के बाद वो दोबारा गिरफ्तारी देंगी या वो KP बैठी रहेंगी? क्योंकि KP में बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, जो कानून को जिनको कानून पुकार रहा है और वो कानून के सामने पेश नहीं हो रहे। तो क्या बुशरा बीबी उसमें एक इजाफा होंगी या वो खुद को दोबारा सरेंडर कर देंगी? बड़ा सवाल है, ये भी सवाल है। देखिए ना, एक सूरत तो ये हो सकती है कि ये उनको सरेंडर ना कराएं और कहें जी कि हम उनको सरेंडर नहीं कराते, वो घरेलू हैं। या हो सकता है फैसला उनके खिलाफ ना हो, सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ हो। मुश्किल लगता है, दोनों के खिलाफ ही, दोनों के खिलाफ आएगा। मुझे लगता है ये है, आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो लिखा नहीं है और चूंकि मैंने नहीं लिखा है तो मुझे क्या पता फैसला क्या आएगा, सब अंदाजे लगा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर जो है ना, आप हमारा अपना अपना तजिया है, कुछ केस को फॉलो किया है, केस के मिनट्स हैं, केस के हकायक हैं सबके सामने, उन हकायक को देखने का अपना अपना तरीक़ाकार है। जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ उस नज़र से मेरा ये ख्याल है कि उसमें सज़ा बनती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की जेब को क्या फ़ायदा हुआ, मेरे ख्याल में फ़ायदा हुआ, लिहाजा फ़ायदा होना या गैर कानूनी काम करना अपनी जगह एक काम है। तो मेरे ख्याल में डिबेट कल का फ़ैसला जो है, आप ये कह रहे हैं ये फ़ैसला बड़ा सख्त लिखा जा रहा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अंडू नहीं हो सकेगा, तो इसमें बड़ा वक्त लिया गया है और बड़े तरीके से और बड़ा शानदार फ़ैसला आ रहा है, जज साहब ने बड़ी मेहनत से लिखा है। तो कल जो फ़ैसला आएगा वो भी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे, देखिए ना, आज साहबजादा अहमद रजा साहब ने कहा है कि तनाव तो बढ़ेगा। मतलब आप हमें भी खबरें हैं कि कल का फैसला क्या होना। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि एक तरफ बानी पीटीआई को सजा हो जाए, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? ऐसा मुमकिन नजर आता है आपको? -1 मतलब आप मेरी बात समझे ना, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक तरफ उनको 10 साल या 14 साल सजा हो जाए, दूसरी तरफ पीटीआई हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ले सीज फायर का और एक जो है मुज़ाकरात की कामयाबी कर ले? मुझे नहीं लगता ऐसा हो। आज हामिद रजा साहब ने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहे,
वो क़यादत की और असीरान जो कारकुनान है उनकी रहनुमाई, वो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उनकी रिहाई। हाँ। मुज़ाकरात आप ही कर रहे हैं। हाँ, तो जब आप कह रहे हैं कि पहले नंबर पे बानी पीटीआई की रिहाई का बात है तो फिर वही बरशर्त हो। ये तो अब देखें सियासी बात। अब रियल फैक्ट ये है कि बानी पीटीआई की रिहाई पहला मुतालबा है। जब कमेटी कह रही है कि हमारा ये मुतालबा है तो फिर कमेटी का मुतालबा, फिर यहाँ तो बानी पीटीआई उन्हें मना कर देना कि आपने मेरी तरफ से आपने ये मुतालबा रखना ही नहीं है। वो कहते हैं वो उन्होंने नहीं कहा, हम अपनी तरफ से रख रहे हैं। वैसे तो आप कहते हैं हम उनसे पूछे बगैर कुछ कर ही नहीं सकते, आप मुलाकात नहीं कराएंगे तो हमारी तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं अंदर से ऑर्डर्स जुडिशल कमीशन के हैं और असीरान की रिहाई के। अच्छा नहीं, वैसे तो तासुर ये है कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो तो पूरी पीटीआई ब्लैंक हो जाती है। वो कहती है हमें पता ही नहीं आगे क्या करना है, वो बताएंगे तो हम कुछ करेंगे ना। तो अब वो कह रहे हैं मेरी रिहाई की बात नहीं करें, लेकिन हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हम उनकी मर्जी के बगैर उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। ये कैसी बात है? वो कहते हैं क्योंकि आवाम चाहती है। देखिए ये कैसी बात है, ये गलत, मतलब ये आप कहें कि जी उन्होंने कहा है कि जी पहले मेरी रिहाई की बात करें, बाकी सब कुछ बाद में करें, मुझे तो निकाले नहीं यहाँ से, मुझे क्यों डाला हुआ है। तो हम उनकी रिहाई, मुझे लगता है कहीं ऐसा भी हो सकता है। वैसे माहौल ऐसा नहीं है। मेरी राय में अगर आप इस वक्त पीटीआई को बानी पीटीआई की रिहाई दें तो वो बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। मतलब चूंकि गवर्नमेंट वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो ऑन दी कार्ड्स नहीं है, वरना ऑन दी कार्ड्स अगर बानी पीटीआई की रिहाई हो तो वो बाकी सब कुछ फोरको कर देंगे। ऐसी कौन सी बात है? मेरा मतलब जिन बाकियों के नाम ले रहे हैं, जाज चौधरी वगैरह, साहब ज्यादा हामिद रजा साहब से पूछें आखिरी दफा जाज चौधरी साहब को मिलने कब गए हैं जेल। ये बता दें जरा, ये जो साथ उमर यूब साहब खड़े थे, असद कैसर साहब खड़े थे, ये आखिरी दफ़ा महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद को मिलने कोट लखपत जेल का, इनको रात 2 बजे बताया ना कि सुबह आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात है। ये पहुंच गए हैं। 2 लोग तो नहीं पहुंच सके, बाकी सारे पहुंच गए। नहीं, अब हामिद रजा पहुंच गए, सब पहुंच गए, वो भी पहुंचना चाहते हैं। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब आजकल नाराज हैं। हामिद खान साहब बार के इलेक्शंस में बिजी थे, इसलिए वो नहीं पहुंचे होंगे। बार के इलेक्शंस थे तो वो कल नताइज आए हैं, वो रात तक उसमें बिजी रहे होंगे, वरना पहुंचना चाहते तो उन्होंने कौन सा सुबह 9 बजे मुलाकात रखी है जो ये नहीं पहुंच सके। 2:30 बजे 3 बजे मुलाकात थी, 2 बजे बताया गया, 2:30 बजे मुलाकात थी। आप 11 बजे मोटरवेज खुल गई थी, 10 बजे आप 3 घंटे में पहुंच सकते थे लाहौर से। लेकिन सवाल ये है कि मेरा ख्याल है वो सलमान अकरम राजा साहब के, चूंकि आजकल वो शेर अफजल मरवत से लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ हामिद खान साहब बार के इलेक्शन में बिजी थे, वरना वो भी पहुंच जाते। लेकिन सवाल ये है कि ये बाकी असीरान को कभी मिलने जेल गए हैं? भाई मसला सिर्फ बानी पीटीआई का है और तो किसी का कोई मसला नहीं है। बाकियों में तो इनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे लगता है उनका तो वैसे ही नाम लेते हैं। लेकिन बहरहाल तीसरा दौर मुज़ाकरात का कामयाब होता, मेरे ख्याल में तीसरा दौर कामयाब तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश की जाएगी कोई तासुर बनाने के दरमियान का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन फिर भी नजरें कल पर टिकी हैं कल के फैसले पे, बड़ा फैसला आने वाला है। कल फैसले पे। लेकिन मैं पोल्स देख रहा था, 90% लोगों का ख्याल है सजा हो जाएगी। किसका पोल था? मुख्तलिफ पोल्स जो लोग करा रहे थे ना, तो उसमें यही था कि सजा हो जाएगी, सजा हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वो सजा कितनी कामयाब आगे जाके कायम रहेगी या नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? आप ये देखो ना, अब ये तो पीटीआई हमने गवर्नमेंट के पास ऑप्शन यही है कि जिसका हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के हवाले से अपनी तैयारी पूरी करके आए, वो तो उससे हटने का नाम नहीं ले रहे। देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन 9 मई पे तो बन ही नहीं सकता, सजाएं हो गई हैं, मुकदमात अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं, फर्द जुर्म आयद हो गई हैं, कानून के तहत बन ही नहीं सकता। वो उन्हें कानून पढ़ा दिया जाएगा कि ट्रायल जब शुरू हो जाए तो अब जुडिशल कमीशन क्या करता है? एक तफ्तीश करता है ना, तो अब तफ्तीश की स्टेज से केस गुजर गया, अब आपने जाके जो भी पेश करने हैं हकायक पेश करें। 26 नवंबर पे ज़रूर मेरे ख्याल में बात हो सकती है, लेकिन उसके TORs बड़े डिफ़िकल्ट होंगे, क्योंकि जी पहला बंदा तो पुलिस वाला अटक पे पड़ा है, वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होगा, आपने अटक पे बंदा मारा है तो आपने पहले गोली चलाई है, तो आप पहले तो उसका दें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन भी। और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है ये मुज़ाकरात कामयाब करके? क्या पीटीआई ने जो, आप मेरी बात सुनिए, कल जब सज़ा हो जाएगी, क्या सिविल नाफरमानी में जो रेमिटेंसेस की कॉल है वो वापस ले लेंगे? ये नहीं लेंगे। ये तो कल का फैसला बताएगा कि हक में आता, बल्कि उसको तेज करेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या दे सकती है पीटीआई?
आप बता दें। अगर गवर्नमेंट ने ट्रंप मैनेज कर लिया है, झूठी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर लिया है गवर्नमेंट ने, और बात यह है कि कोई बैरूनी दबाव नहीं है और गवर्नमेंट किसी मुश्किल में नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या परेशानी? अच्छा, बैरूनी दबाव ही की वजह से ये मुज़ाकरात, तो फिर अंदरूनी दबाव तो कोई नहीं है। अंदरूनी दबाव तो कोई नहीं है। अंदरूनी दबाव क्या है? एक और इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर लेंगे। अंदरूनी दबाव क्या हो सकता है? अंदरूनी दबाव ये हो सकता है कि एक और कॉल देंगे और एक और इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर लेंगे, यही कर सकते हैं। जिसका तो फिलहाल मुल्क में तामिल नहीं हो सकता, जो क्यों हालात नहीं चल हो रहे हैं। सकता? आप दे लें एक और कॉल, फिर हम कंटेनर लगा देगी गवर्नमेंट, फिर 4 दिन मारे कुटेंगी, फिर होगा, फिर वो फाइनल कॉल नाकाम हो जाएगी, फिर रात के अंधेरे में वो भाग जाएंगे, फिर रोकेंगे, एक और हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, गवर्नमेंट फिर उसको रोक लेगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा इन शॉर्ट। मतलब अगर पीटीआई ऐसे चलाना चाहती है तो ऐसे चला ले। मेरे ख्याल में क्या दबाव है गवर्नमेंट के ऊपर? कोई दबाव मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन के आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत एक्टिव है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कहीं ना कहीं मुलाकातों का अहवाल, और कल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले उनकी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट पर किए गए थे, आपको नहीं लगता कुछ सिग्नल्स हैं? कोई सिग्नल्स नहीं है, आप बेफिक्र रहें। वो आज मुल्तान में कह रहे थे कि हमने थोड़ी सी सीटों के साथ ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों को अपने घर पे सजदे करा दिए हैं। वो कह रहे थे हमारी सियासत बहुत कामयाब है। वो इस वक्त अपने वोट बैंक को अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं, फतह की नवीद सुना रहे हैं कि फातह जो है पार्लिमान वो मौलाना फजलुर रहमान है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ही मुल्क का असल लीडर है। इसीलिए वो आजकल मुल्तान में उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे से में गुफ्तगू की है और जगह की है। वो कोई पीटीआई के साथ जाने में मुझे दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही उनकी। लेकिन पीर पगाड़ा साहब फ्रंट फुट पर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए खैर सगाली का पैगाम भी भेजा। हाँ, उनकी बैरिस्टर सैफ साहब से और मोहम्मद अली दुरानी साहब से लाहौर में मुलाकात ज़रूर हुई है। वो लाहौर आए हुए हैं और बैरिस्टर सैफ उन्हें मिलने के लिए लाहौर आए हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शनल लीग और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाए, तो अगर हो भी जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या है? हाँ, बाद में तो राहें जुदा ही नजर आती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, पीटीआई ने इस किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन में की नहीं। जैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी देखें सूरत हाल ये है, अभी की जो टीम है, क़यादत है, इनको तरीका ही नहीं है, ये तो डील ही नहीं कर सकते बेहतर तरीके से। फवाद चौधरी ने बहुत पहले कहा था कि अगर आपने मौलाना को अपने साथ रखना है तो फिर केपी में उनको आधी हुकूमत दे दें। आप मेरी बात समझे ना, तो वो नहीं। लेकिन एक और खबर भी मैं आपको बताऊं, शेर अफजल मरवत की भी ना पीटीआई के यूट्यूबर से लड़ाई हो गई है और उन्होंने उन सब पर मुकदमे करने का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान में। शेर अफजल मरवत की पीटीआई के यूट्यूबर से लड़ाई हो गई है और उन्होंने पीटीआई के यूट्यूबर्स पर मुकदमे करने का ऐलान कर दिया। मरवत साहब ने और उन्होंने बड़े बड़े कोई इंकशाफ भी करे कि मैंने अगर मैं तो ना निकालता मेरी और गंडापुर की लड़ाई कराने तो का खंबे भी ना जीत सकते। तो इसलिए वो जो है ना, वो शेर अफजल मरवत की और पीटीआई के जो सोशल मीडिया विंग की लड़ाई है ना, ये भी बड़ी दिलचस्प होगी। मरवत साहब को लगता नहीं आपको कि सियासत खत्म? नहीं, कोई सियासत नहीं खत्म, रंग लगेगा आगे। चलें देखते हैं, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बलूचिस्तान को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान की हुकूमत ने कोयटा, गवादर और लसबेला के अजला की जो लेवीज़ फोर्स है उसको पुलिस में जम कर दिया है, जबकि बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में ही अस्करियत पसंदों के खिलाफ मज़ामत नहीं की थी। जो लेवीज़ अहलकार हैं उन्होंने, और ये 15 के करीब थे अहलकार, जिनको बरतरफ भी कर दिया गया है। मुज़म्मिल साहब इसी पर बात भी करेंगे। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी बलूचिस्तान से उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, सैयद अली शाह ने। थैंक यू सो मच सैयद अली शाह साहब। मुज़म्मिल साहब ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम अली शाह साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम मुज़म्मिल साहब। अली शाह साहब, ये जो ज़हरी में जो वाक़या हुआ जिसमें अस्करियत पसंदों ने को 10-12 घंटे वहाँ कब्ज़ा रखा, नादरा के ऑफिस को जलाया, बैंक लूटा और थाने को आग लगाई, उसमें 15 लेवीज़ अहलकारों को अब बरतरफ किया गया है कि उन्होंने उनके आगे सरेंडर किया था। ये क्या है स्टोरी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये गुज़श्ता रोज मुसल्ला जो मुल्ज़िमान थे वो आए थे, उन्होंने फायरिंग की थी, बैंक लूटा था, निजी और जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे उनको नुकसान पहुंचाया। काफी देर तक ज़ेरी इंतहाई दूर अफ्तादा इलाका है, कोई क्वेटा से 400 किलोमीटर दूर दराज इलाका है, वहां पर आए, काफी देर तक रहे। 15 जो पुलिस लेवीज एहलकार थे, इन्होंने
यानी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में महकमा दाखिला व कबायली उमूर हुकूमत बलूचिस्तान ने उनको बरतरफ करने का फैसला किया है। लेकिन ये तो खैर अपनी जगह, चूंकि जिस तरह आपको इल्म है बलूचिस्तान क्वेटा शहर गुज़श्ता 2 दहाइयों से बदअमनी की लपेट में है। रॉकेट हमले, टारगेट किलिंग, बम धमाके, इनका एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। और खासकर 2024 में एक अनईजी काम के बाद आपने देखा कि 25 और 26 अगस्त को बैक वक्त जो मिलिटेंट्स थे, ये मिसक्रिएंट्स, उन्होंने बलूचिस्तान के 10 अजला में हमले किए। आपने देखा कि मुसाफिर निशाना बने, कोल माइनर निशाना बने। यकीनन ये गवर्नमेंट बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा नहीं, अब अली शाह साहब, बलूचिस्तान में 2 निज़ाम हुकूमत हैं, कुछ ए इलाके हैं, कुछ बी इलाके हैं, कुछ जगह लेवीज है, कुछ जगह पुलिस है। अब ये खुशदार में लेवीज थी, कुछ जगह पुलिस का निज़ाम है, कुछ जगह लेवीज का निज़ाम है। अब इस जहरी वाले वाक़े के बाद एक तरफ तो ये 15 एहलकार निकाले गए हैं कि इन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद कुछ 4 अजला हैं जिनमें लेवीज का निज़ाम ख़त्म करके पुलिस का निज़ाम ले आए हैं। ये क्या फ़ैसला है? देखिए, आपको जिस तरह इल्म है सर, जो लेवीज निज़ाम है, आपके देखने वालों के लिए ज़ाहिर है उनके इल्म में इजाफा करेंगे। अंग्रेज जब यहाँ पर आया तो अंग्रेज सरकार ने बलूचिस्तान के कबायली रिवायात, कबाइल को, इस निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए, बलूचिस्तान के मखसूस जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए लेवीज जो ट्राइबल पुलिसिंग है एक निज़ाम मुतारिफ करवाया। फिर वक्तन फवक्तन आपको पता है, जिस तरह एक तो आपके नाजरीन के लिए ये इंफॉर्मेशन है, बलूचिस्तान में 90 से ज़ायद जो इलाका है वो इंतजामी कंट्रोल उसका लेवीज के पास है, सिर्फ 10% जो है वो पुलिस के पास है। अब कहने का मकसद ये, जिस तरह साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में ये एक फैसला हुआ, जितने भी लेवीज थे, लेवीज फोर्स को मुकम्मल तौर पर पुलिस में जम किया गया। लेकिन उसके बाद फिर सियासी और कबायली मुजाहिमत हुई, जिसके नतीजे में जब 2008 में यहाँ बलूचिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान नवाब असलम रेगिस्तानी की सरबराही में यहाँ पर हुकूमत कायम हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर उस हुकूमत ने उस फैसले को रिवर्स किया और दोबारा लेवीज निज़ाम जो है उसको बहाल किया। लेकिन चूंकि आपके, जहां तक आपके सवाल की बात है, गवादर, लसबेला, क्वेटा, गवादर का आपको पता है कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक और ज्योग्राफिकल एक लोकेशन है, अपनी एक अहमियत है। तो गवादर में खासकर साबिका हुकूमत में ये फैसला किया गया कि वहां पर पुलिसिंग होनी चाहिए, लेवीज जो है वो अमन को वहां पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब ये 3 अजला तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर हुकूमत या जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उनकी ये इंडोर्समेंट है कि लेवीज को पुलिस में जम किया जाए। लेकिन सियासी भी मुजाहिमत है और कबायली भी मुजाहिमत है, यहाँ पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है और खदशात है। यहाँ की सियासी जमातें, वो चाहे बलोच को परस्त जमातें हो, पश्तून को परस्त जमातें हो, या इवन जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान ग्रुप, उनका यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इन सब का ये कहना है कि लेवीज निज़ाम को मजबूत किया जाए, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखना चाहिए, लेकिन लेवीज को पुलिस में जम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब तो लेवीज को पुलिस में जम किया है ना 3 अजला में उन्होंने। बिल्कुल 3 अजला में, ज़ाहिर है 36 अजला है, 33 अजला में इस वक्त भी जो लेवीज निज़ाम है वो बरकरार है, लेवीज ट्राइबल पुलिसिंग है। लेवीज जो है ये भी देखा जाए, लेवीज जो जितने भी इलाके हैं वहां पे इतने ज्यादा क्राइम्स नहीं होते हैं जितने पुलिस एरियाज में होते हैं। ज़ाहिर लेवीज की अपनी अंडरस्टैंडिंग है जोग्राफी के हवाले से, कबाइल के हवाले से। यहाँ चूंकि एक कबायली सोसाइटी है, उसको डील करने के लिए अंग्रेज का भी दिमाग खराब नहीं था कि 150 साल पहले उन्होंने एक निज़ाम यहाँ पे कायम किया। अब इस निज़ाम को बेहतर करना चाहिए था, रिफॉर्म्स लाने चाहिए थे, तरबियत देनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड एक सिस्टम बनाना चाहिए। लेकिन वो अभी तक ये भी बात ठीक है कि लेवीज का जो निज़ाम आज बलूचिस्तान में है ये आउटडेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब आखिर में आपसे, चूंकि अब हमारे पास वक्त भी कम है, तो कोई सुई में अमन जिरगा है, IGFC और कबायली मैदान की शिरकत है, ये अमन जिरगों के क्या नताइज निकल रहे हैं? मुख्तलिफ जगहों पे अमन जिरगे हो रहे हैं, लेकिन हम दहशतगर्दी तो बढ़ती देख रहे हैं। देखिए, हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोशिशें की जाती है,
अमन जरगों का इनकाद होता है, खुजदार में भी हुआ है, सोई में, इस तरह जिले केच में। लेकिन इसको मैं जरा ये टेम्परेरी समझ रहा हूँ। लॉन्ग टर्म जाहिर है बलूचिस्तान का जो इशू है वो सियासी है, माशी है, आईनी है। जब तक इन सवालात को एड्रेस नहीं किया जाता, सिर्फ इंतजामी मामला से अगर आपने एक एहलकार तैनात किया है उसकी जगह आप 10 करेंगे, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सकता है। अब इस तरह की जो जिरगे है ये भी जरा देखना है कि इनमें कौन से लोग शरीक है। क्या वो वाकई बलोच अवाम के, सुई के, डेरबुक्टी के या साथ ही केच के, खुजदार के, पिशीन, चमन, इन इलाकों के हकीकी नुमाइंदे उसमें मौजूद है या नहीं है? हकीकी सियासी जमातें मौजूद है या नहीं है? अगर हकीकी सियासी जमातें उसमें हिस्सा लेती है, जो पार्लियामेंट पे बिलीव करती है, जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बिलीव करती है, जिनकी एक पब्लिक फॉलोइंग है, अगर उनकी शिरकत होती है तो ऐसे जरगों का फिर इम्पैक्ट ज्यादा होता है। वैसे तो जाहिर है गुज़श्ता 20 साल से हम ये देख रहे हैं कि जी यहाँ पे जरगा, वहाँ पे जरगा, लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीशा साहब हमारे साथ बात करने। बहुत शुक्रिया आपका। मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल तो हमारे सामने है। अगर ये 16 लेवीज अहलकार जिनको अब बरतरफ किया गया है, ये उनकी तादाद में जो अस्करियत पसंद थे वो ज्यादा थे, वो ना हथियार डालते तो क्या मारे जाते? नहीं, पर देखें ना जी, अब वो हथियार डालना भी तो कोई जस्टिफाइड नहीं है ना। जान से आपको मुजाहमत करनी चाहिए। मेरा मतलब है, अब ये तो आप कल ऐसी बात करेंगे कि डाकू आ जाए, आपके पुलिस वाले ना रोकें। अगर पुलिस वाले रोकते तो डाकू गोली मार देते, तो फिर पुलिस रखी किस लिए ना? आप मेरी बात, कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है अपनी जान हथेली पे रख के अमन कायम करना। मैं आपकी इस बात को नहीं मानता कि जी अगर वो हथियार न डालते तो फिर क्या करते, वो हथियार डाल के उन्होंने सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी। मतलब मैं समझता हूँ कल को यहाँ पे डाकुओं के आगे हथियार डाल देंगे, ये कच्चे में डाकू हैं उनके आगे पुलिस वाले हथियार डाल दें, होता रहा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि एक तो ये लेवीज और पुलिस दो निज़ाम जो है ना ये बलूचिस्तान को ले बैठे हैं। एक निज़ाम हुकूमत एक सूबे में होना चाहिए। कोई पता नहीं लगता, कोई इलाका लेवीज के पास है, कोई इलाका पुलिस के पास है, कोई सेटल्ड एरिया है, कोई ट्राइबल एरिया है। अब वक्त आ गया है कि आप उसको एक सूबा एक निज़ाम हुकूमत के तहत चलाएं, जिस भी निज़ाम हुकूमत के तहत आपने वो सूबा चलाना है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आधा तीतर आधा बटेर बलूचिस्तान में। ये ठीक है कि परवेज़ मुशर्रफ ने एक जुम्बिश कलम से सारा लेवीज ख़त्म करके वो सारा पुलिस का निज़ाम ले आए थे। अच्छा, इन सब ने उसको रिवर्स कर दिया, लेकिन अब ये देखें ना, अब ये फिर 3 ज़िले तो ये ले आए हैं ना वापस पुलिस के पास, और आहिस्ता आहिस्ता ये कह रहे हैं कि हमने और भी ज़िले जो हैं वो सेटल्ड पुलिस के पास लेके आने हैं। तो मेरा मतलब है कि अली मोहम्मद अली शाह साहब भी ये कह रहे थे कि जी चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप लेवीज पुलिस को भी बाकायदा पुलिस की तरह जब तक ट्रेन नहीं करेंगे वो चल नहीं सकती। अब ट्राइबल दौर की तरह तो पुलिस नहीं चल सकती। CTD चाहिए, काउंटर टेररिज्म चाहिए। मेरे ख्याल में तो बलूचिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता एक निज़ाम हुकूमत की तरफ जाना चाहिए, और वहाँ पर ये जो ट्राइबल सिस्टम है इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके या तो पुलिस के निज़ाम की तरफ आएँ या फिर सारा लेवीज को दे दें। मुझे तो ज़्यादा बेहतर यही लगता है कि जो पूरी दुनिया में राइज है निज़ाम हुकूमत पुलिस का, ये वो बलूचिस्तान चाहे लेवीज हो चाहे पुलिस हो, वो फुली इक्विप्ड हो ताकि वहाँ के एक निज़ाम को यकीनी बना सके ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पॉकेट्स में नहीं हो सकता। एक निज़ाम होगा, वो आपस में कन्फिगर करेगा, वो आपस में जेल होगा, फिर ही अमन होगा। आपने एक जगह एक लेवी बनाई, एक जगह पुलिस बनाई, एक जगह कुछ बनाई, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। असलहा तक नहीं होता पुलिस एहलकारों के पास। नहीं, वो एक हो तो फिर होना चाहिए, और असला भी होना चाहिए, इक्विप भी होने चाहिए। और मेरे ख्याल में अब देखिए ना, जो 3 ज़िले हैं इनमें लेवीज फोर्स के मजमूई 1116 एहलकार हैं जिनको अब पुलिस में डाल दिया गया है। तो अच्छी बात है। कोयटा से 344 हैं, गवादर से 381 हैं, लसबेला से 220 है और हाप से 219 है। और ये बहुत कम तादाद है पुलिस की। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, अगर आप ये कह रहे हैं गवादर में लेवीज की तादाद सिर्फ 381 थी, तो फिर गवादर की जितनी पोजीशन है वहाँ पे तो बहुत बड़ा पुलिस का नेटवर्क, सेफ्टी का नेटवर्क, सेफ सिटी नेटवर्क काफ़ी बड़ा चाहिए। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब बनना है, 381 लेवी एहलकारों से तो नहीं चल सकता। हाँ जी, ऐसे ही। तो इसलिए मेरे ख्याल में वहाँ पे मजीद इन्वेस्टमेंट कानून नाफिज करने, एक निज़ाम होगा, पुलिस का निज़ाम बना दिया है, अब सारी इन्वेस्टमेंट पुलिस पे हो, और वहाँ पे होपफुली अमन को कायम किया जा सकेगा।
बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।